अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला, दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला, और अब जो है वो हम वक्त के करीब होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे घंटे गुजर रहे हैं हमारे ऊपर भी दबाव बढ़ रहा है, नर्वसनेस बढ़ रही है, एंजाइटी बढ़ रही है। इंतज़ार है इस बड़े मैच का जो कि 4-5 महीने बाद दोनों टीमें मध्य मुकाबिल हो रही हैं। सितंबर में एशिया कप में दोनों टीमें मध्य मुकाबिल हुई थी, उसके बाद अब ICC T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें मध्य मुकाबिल होने जा रही हैं। पाकिस्तान ने आखिरी कामयाबी 2021 में हासिल की थी T20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद 22 में हमें मेलबर्न के मैदान पर जीता हुआ मैच पाकिस्तान की टीम हारी। फिर 2024 में न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की टीम जीता हुआ मैच एक मरतबा फिर हारी, जब हमें 48 गेंदों पर 48 रन चाहिए थे और 8 विकेटें हमारी बाकी थी और पाकिस्तान को उस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ गया था। आज एक मरतबा फिर दोनों टीमें मध्य मुकाबिल हो रही हैं कोलंबो के मैदान पर। और कोलंबो में भी स्टैट्स देखते हैं तो भारतीय टीम हमें जो है वो उस स्टैट्स में भारी नज़र आती है। तो प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं एक रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद आके गुफ्तगू शुरू करेंगे। वक्त करीब आने लगा, धड़कनें तेज हो गईं। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले में सिर्फ चंद घंटे बाकी। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैच में पाकिस्तान और भारत शाम 6:30 बजे कोलंबो में मध्य मुकाबिल होंगे। अहम तरीन मैच की फातेह टीम सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। कोलंबो में तेज बारिश का इम्कान कम हो गया। मैच से 1-2 घंटे पहले तक 30 से 35% बारिश की पेशगोई की गई है। मैच बारिश की नजर हुआ तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया जाएगा। मैच के लिए पाकिस्तान और भारत दोनों टीमों ने कोलंबो में जमकर प्रैक्टिस की। भारतीय टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने अपने बैट्समैनों को उस्मान तारिक की तरह पॉज लेकर बॉलिंग कराई। इंडियन टीम में बड़े मुकाबले के लिए ओपनर अभिषेक शर्मा की वापसी मुतवक्के है। पाकिस्तान टीम में भी नसीम शाह को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ आखिरी कामयाबी 2021 में हासिल की थी। उसके बाद 2022 और 24 में भारतीय टीम कामयाब रही। रिपोर्ट आपने देखी, और सबसे खुशगवार जो चीज़ है आज वो ये कि आज सुबह से कोलंबो में कोई बारिश नहीं हुई और मैच के दौरान भी बारिश का इम्कान नहीं है। मैच से 1-2 घंटे पहले 30 to 35% जो है वो बारिश का इम्कान है, जो कि आई थिंक मैच तक वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ग्राउंड स्टाफ बड़ा जो है वो ज़बरदस्त है, इक्विपमेंट उनके पास बड़े ज़बरदस्त है। लेकिन मैच के सबसे पहले मैच पर बात करते हैं, क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की, इंडिया की। रोज़ाना की तरह कामरान मुजफ्फर मेरे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच। क्या समझते हैं, एक हाइप बनी हुई है, स्पिनर्स की हाइप बनी हुई है, उस्मान तारिक की हाइप बनी हुई है। सबसे पहले स्ट्रेटजी पाकिस्तान टीम की इस मैच में क्या होनी थी, क्योंकि अब पिच भी सामने आ गई है, जो कि अब अगर बारिश नहीं होती तो सेम ही रहेगी। तो क्या स्ट्रेटजी पाकिस्तान की होनी चाहिए अगर टॉस जीतता है पाकिस्तान? टॉस अगर पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस बहरहाल हैं, कवर्स तो होंगे और कल तो बारिश हुई है और डेफिनेटली, और शाम का वक्त है, 6:30 बजे मैच है, तो वहाँ के आप 7 बज रहे होंगे, तो उस टाइम पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि सेकंड इनिंग में डी होने के भी चांसेस हैं। तो मेरे ख्याल में चाहे पाकिस्तान ही नहीं, अगर इंडिया भी, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना प्रेफर करेगी। और ये तो पहली चीज़ है। पिच आपने देखी, पिक्चर्स भी वायरल हुई हैं, पिच है किस तरह की देख रहे हैं? हाई स्कोरिंग होगी, फ्लैट होगी, स्पिन विकेट होगी, फास्ट बॉलिंग विकेट होगी, किस तरह की आपको लग रहा है कि ये पिच बिहेव कर सकती है? थोड़ी सी ये जिसे कहना चाहिए कि टूअर साइड के ऊपर होगी और इवन होगी, अर्ली ऑन होगी। अर्ली ऑन आपको पेसर्स को कुछ मिलेगा, और अगर ड्यू नहीं होती तो फिर सेकंड इनिंग्स में शायद स्पिनर्स ज़्यादा इफेक्टिव हो। अच्छा। लेकिन अगर, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, हमने ऑस्ट्रेलिया और जो जिम्बाब्वे का मैच है वो भी हमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर हिटिंग इतनी आसान नहीं है, और ख़ासकर अगर बहुत ही प्लेसिड वो न बने। और पिछले 2 साल में ऑल T20s में जो पार स्कोर है 170 का है, कोई 200 वाला ग्राउंड नहीं है। अच्छा, पिछले 2 साल में 200 नहीं हुआ इस ग्राउंड पे? 200 हुए हैं। अच्छा। लेकिन ये कि मैं पार स्कोर की बात कर रहा हूँ, एवरेज स्कोर जो है उसकी बात कर रहा हूँ कि 170 यहाँ पर एक एवरेज स्कोर चल रहा है, तो 170 for 7 के 7 विकेटें गिरने के बाद, तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। एक तो फील्ड काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे सिंगल डबल काफ़ी करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको पावर हिटिंग से ज़्यादा आपको ग्राउंड शॉट्स और जो जाए उसको इनिंग्स बिल्ड करने के लिए करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वो सिचुएशन है कि अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है और इंडिया, जैसे पिछले 2 मैचेस में देखा हमने, ओवर अटैक करने जाते हैं तो पाकिस्तान का काफ़ी अच्छा। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, पाकिस्तान के 3 मैचेस, अभी जो 2 मैचेस हो चुके हैं वो सिनालेज में हुए थे कोलंबो में, और अब तीसरा मैच कोलंबो में। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार कैपेसिटी का मसला है, पाकिस्तान इंडिया की जो मैच होता है उसमें ज़ाहिर है ज़्यादा फैंस आते हैं, 35,000 के ग्राउंड में रखा है। तो भाई USA वाला मैच इस ग्राउंड पर अगर हम रख लेते तो थोड़ा सा जो एडवांटेज हमें मिल रहा था मिल जाता, वो
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, एडवांटेज का क्योंकि देखें शेड्यूल जब आईसीसी बनाता है तो क्रिकेट बोर्ड्स को भेजता है कि अप्रूवल के लिए कि कोई मसला तो नहीं है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ क्यों नहीं रखा उन्होंने प्रेम? देखिए उसमें कॉल नहीं होती ना आपकी, आप एक इनपुट दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको याद 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने वेन्यूज़ की इन्फॉर्मेशन निकाल के, आपकी कॉल कैसे नहीं होती? इंडिया ने कहा था हम गयाना में सेमीफाइनल खेलेंगे 2024 वाला, कुछ भी हो जाए। नहीं वो इस तरह से क्या फैक्ट है ये? नहीं वो इस तरह से था कि वो उसकी जो टाइमिंग थी, टाइमिंग में फिक्स किया गया था, क्योंकि वो मैच जो था वो इंडियन ऑडियंस को दिखाना था। फिर ये वही वाली बातें, कमर्शियल एंगल्स हैं, और वहाँ पे उनको बिल्कुल पता था, चैंपियंस ट्रॉफी में उनको पता था। तो इंडिया की जो मैचेस की जो प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, प्री सीडिंग भी इसीलिए आई है, ठीक है। तो सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल में नहीं पता कि वो कहाँ पर होंगे। अगर इंडिया वहाँ पहुँचता है, अगर पाकिस्तान पहुँच जाता है तो वो श्रीलंका में होंगे, वरना सारा का सारा इसी ग्राउंड पे होंगे। हाँ, जिस तरह से 2023 के वर्ल्ड कप में भी इसी तरह से था। तो ये मामला चल रहा है। वो जो गयाना वाला मामला था वो इस वजह से था क्योंकि वो मैच जिस टाइम पे था वो इंडियन टाइम के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। टाइम क्या मतलब? वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप हो रहा है, दूसरे ग्राउंड में भी रखोगे टाइम तो वही होगा। नहीं, फर्क नहीं पड़ता। नहीं उस टाइम पे नहीं था ना, सेम टाइम के ऊपर थोड़ी था। अगर आप याद करें, वेस्ट इंडीज की जो स्टेट्स हैं उसमें कितने टाइम का डिफरेंस? नहीं वही फर्क है ना। जैसे अभी आपके 3 मैचेस 1 घंटे का होगा। नहीं मैं टाइम डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, मैं टाइम स्लॉट के डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। जैसे अभी एक मैच हमारे सुबह 9:30 बजे शुरू हो रहा है, दूसरा अभी 6:30 बजे शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस स्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ कि इस स्लॉट में जैसे अब आप कह सकते हैं कि जो आप डे और नाइट की बात कर रहे हैं। डे और नाइट की बात कर रहा हूँ। जैसे अब शाम का जो मैच है वो इंग्लैंड के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा कि लोग अर्ली उठ के मैच देख सकते हैं, लेकिन जो सुबह 9:30 बजे मैच हो रहा है वो उनके लिए बड़े ऑड टाइम के ऊपर हो रहा है, बिल्कुल रात के 3 बजे 4 बजे। तो ऐसी कोई सिनेरियो मुझे इस वक्त सही तरीके से याद नहीं है, लेकिन रीज़न उस वक्त ये था कि जो इंडिया अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है तो वो गयाना में इसलिए होगा क्योंकि उसकी जो टाइमिंग थी वो इंडियन जो विंडो थी उससे बहुत सूट करती थी। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान की आज प्लेइंग 11 क्या होगी, इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी, स्पिन डोमिनेंस होगी, फास्ट बॉलर्स का भी किरदार होगा, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान की आज प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। बड़े सोच विचार जारी हैं, बड़ी खबरें भी आ रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी होंगे, उस्मान तारिक भी होंगे प्लेइंग 11 में, लेकिन नसीम शाह और सलमान मिर्ज़ा में थोड़ा सा टाई है। फ़हीम अशरफ की जगह या मोहम्मद नवाज़ की जगह उनको खिलाया जा सकता है, लेकिन ये फ़ैसला उस वक्त होगा जब ग्राउंड की कंडीशंस उस वक्त क्या हैं, क्या बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, पिच कैसी है, उसके मुताबिक जो है वो फ़ैसला किया जाएगा। आप गुज़िश्ता मैच में आपकी प्लेइंग 11 आपको पता, शायद लिखी हुई भी है आपने, उसमें क्या चेंजेस 1-2 देख रहे हैं आप आज के मैच में? देखिए आपके पास तो रिपोर्ट है, स्पॉट भी आ गया, स्पॉट भी स्क्रीन पे आ गया, आपके पास तो रिपोर्ट है, आप रिपोर्ट दे रहे हैं, मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ। मेरे पास कोई इनसाइट या कोई रिपोर्ट नहीं है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से उस्मान की जगह पे नसीम मोस्ट प्रॉबली, उस्मान तारिक की जगह पे नसीम मोस्ट प्रॉबली आएंगे। मैं क्या बोलूँ इस पर? आप यार एक बंदा जिसने जो उनके असाब पे सवार है, जिसका वो प्रेशर लिए बैठे हैं, उनका कप्तान अपने बैट्समैनों को पॉज लेके गेंद करा रहा है, उस पर आप कह रहे हैं कि उस्मान तारिक को ना खिलाएं? नहीं, खिलाना बनता नहीं है। अगर उस्मान तारिक खेलता है वो सिर्फ और सिर्फ अबरार और उस्मान तारिक इस वक्त आपकी प्लेइंग 11 में एक साथ नहीं बनते, ठीक है। और अगर आपने ये काम किया, देखें एक पूरी हिस्ट्री है। अगर मैं पिछले 5 साल के जो आपने भी जिस तरह से जो आपने अभी सारा बताया था कि अगर हम देखें 2021 से हम शुरू करें तो 2021 में पाकिस्तान जीता, एशिया कप में पाकिस्तान एक मैच जीता, एक मैच हारा, फिर उसके बाद 2022 का वर्ल्ड कप का मैच, फिर उसके बाद 2024 का वर्ल्ड कप का मैच, ये मैचेस हुए हैं। इनमें सिर्फ 2 मैचेस पाकिस्तान जीता है, और 2 मैचेस जो पाकिस्तान जीता है वो इस तरह से जीता है कि जब उसने ओपोनेंट के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई, और जब पाकिस्तान ने अपनी इंटरनल साइड के ऊपर देख के बनाई है, पाकिस्तान मैचेस हारा है, ठीक है। मेलबर्न के अंदर आपने अपने कॉम्बिनेशन खिलाया था, आपको आखिर में स्पिनर से ओवर करवाना पड़ गया था। आप एशिया कप 2022 में जो मैच हारे थे उसमें आखिरी ओवर आपको नवाज से करवाना पड़ गया था, ठीक है। आप एक पेसर शॉट, ये तो आपकी स्ट्रेटजी की गलती है ना, जो ग्राउंड में आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं। मैं उधर ही आ रहा हूँ। क्या थी स्ट्रेटजी की गलती? कि आप जो है एक एक्स्ट्रा मिसकैलकुलेशन, एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ चल गए, एक पेसर शॉट गए, ठीक है। इंडियन बैटिंग के खिलाफ एक पेसर शॉट गए। मेलबर्न में वहाँ पे कंडीशंस ऐसी थी, तो अपने चौथा पेस ऑप्शन हमने नहीं खिलाया था, 3 खिलाए थे हमने, ठीक है। 1 पेसर शॉट थे।
हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे स्पिनर्स जो हैं वो हम पकड़ लेंगे, शादाब भी अच्छी फॉर्म में थे, सब कुछ थे, नहीं हो पाया। आपने वहाँ पे जो न्यूयॉर्क में जो मैच हुआ उसमें आपने इमाद वसीम को खिला दिया। अब बहुत सारी बात होती है, रिजवान पे बात होती है, बाबर पे बात होती है, लेकिन जो मैच आप हारे थे वो इमाद वसीम की वजह से हारे थे, इनिंग्स की वजह से। इनिंग्स क्या, जब वो आया है रिजवान तो तब तक तो ठीक खेल रहा था, उसको पता है कि एक बंदे का घुटना सही नहीं है, पूरी टीम को पता है, आपने पूरी टीम के साथ झूठ बोला हुआ था कि उसका घुटना सही है, आप इंजर्ड उसको लेके गए थे, रन वो ले नहीं सकता, वहाँ बाउंड्रीज लग नहीं सकती, तो सेट बैट्समैन ट्राई करने गया, रिजवान आउट हुआ, उसके बाद सब देख लिया, शादाब भी आउट हुए, और उसके बाद वो उनसे भी हिला नहीं जा रहा था जो वो कर आके जिस तरह से आउट हुए, मैच आप इसलिए हारे थे। ठीक है, क्यों? आप इनवर्ट प्लानिंग से खेले थे। जब आप इनवर्ट प्लानिंग से खेले हैं आप हारे हैं, जब आपने ओपोनेंट को रीड करके बनाई है। ठीक है, आपकी बात। ओपोनेंट को रीड करके उस्मान तारिक कैसे नहीं बनता, ये एक्सप्लेन नहीं बनते। इंडिया के खिलाफ आप 1.5 पेसर, नवाज को आप ड्रॉप कर सकते हो ना। आप नहीं, नवाज नहीं ड्रॉप होगा। नवाज इसलिए 5 लेफ्ट हैंडर है सामने वाली टीम में। नहीं, आप 1 साल से जिस स्ट्रेटजी से आप खेल रहे हैं, लेफ्ट हैंडर से इतना मसला नहीं है। नवाज, फहीम, इनका जो बैटिंग, अभी आप कह रहे हो स्ट्रेटजी बना के खेलो, बता रहा हूं मैं आप कह रहे हो लेफ्ट हैंडर से मसला नहीं है ना। नहीं, लेफ्ट आर्म स्पिनर इनफेक्टिव हो जाता है लेफ्टी के सामने। ये किसने कहा? नहीं, एक अच्छा एंगल राइटी को ही पड़ता है उसको। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या ऑफिस स्पिनर जो है क्या नाम है वो नहीं करते? बाबर का आप उठा के देख लें, ऑफिस स्पिनर पे नहीं फंसता। किस पे? ऑफ स्पिनर पे नहीं फंसता बाबर, ज्यादा लेग पे फंसता है वो, ज्यादातर एडम जैम्पा, हसरंगा और ऑफ स्पिनर में ही फंसता है। कौन से वो करता है? ज्यादातर लेग स्पिनर से आउट होता है वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके फहीम, शादाब और नवाज, मेरा एनालिसिस है, ये माइक हैसन इनको ड्रॉप नहीं करेंगे किसी भी सूरत। रीज़न इज़ कि वो एक टेम्पलेट के साथ खेल रहे हैं, एक फिलॉसफी के साथ खेल रहे हैं जिसमें एक डीप बैटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है। वो बाहर नहीं हो सकते। अब जो बाहर हो सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास अबरार या उस्मान तारिक हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है उस्मान तारिक को खिला दें, अबरार को बैठा दें। यही कह रहा हूँ कि अबरार और उस्मान तारिक दोनों शायद ना खेल पाएँ। ठीक है, और आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये तो कंफर्म है, मेरे जो एनालिसिस है, कि पाकिस्तान 2 पेसर या 1.5 पेसर से जाने की हमाकत नहीं करेगा। अगर की तो ये बहुत बड़ी हमाकत होगी। और प्रेमादासा में ओवरकास्ट कंडीशंस में वहाँ पे आप जो है वो 2.5 पेसर के साथ ना। हाँ, 2.5 पेसर के, सलमान मिर्जा या नसीम शाह में से एक ने खेलना है, फिर एक आपके पास फहीम अशरफ ऑप्शन है, फिर एक आपके पास शाहीन शाह अफरीदी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप नवाज को कम कर दें? नवाज कम होंगे या फिर हो सकता है आपकी विश पूरी हो जाए, उस्मान तारिक कम हो जाए। नहीं, विश की बात नहीं है ना। देखिए, एनालिसिस है कि नवाज इतने अरसे से, अब आप नवाज को इस टाइम के बाद पूरे साल, पिछले साल आपका स्टार परफॉर्मर रहा है। उस्मान तारिक का भी कितना एक्सपीरियंस है, खेल जाएगा वो भी। और ये भी कई बार होता है कि पाकिस्तान ने डिस्क्लोज नहीं किया, वो आपको बना के रखा हुआ है कि वो पर्चा उसके ऊपर उनका फोकस ये है। एक दूसरी तरीके से देखिए, एक बहुत अच्छी चीज़ ये हो गई है इस पूरे सिनेरियो में कि जो प्रेशर इस वक्त बाबर पे होना चाहिए था, सलमान आगा पे होना चाहिए था, शाहीन के ऊपर होना चाहिए था, वो प्रेशर सारा का सारा उस्मान के ऊपर आ गया। और वो फ्री हो गए। ठीक है, वो फ्री हो गए, अब अच्छे माइंड से खेलेंगे वो कम प्रेशर के साथ खेलेंगे। अब अगर वो मैच नहीं खेलते हैं उस्मान तारिक, तो उसमें शॉक जो है वो इंडिया को लगेगा, पाकिस्तान को नहीं लगेगा। मैं एक एनालिसिस दे रहा हूँ आपको, और मेरी जितना मैं रीड कर रहा हूँ माइक हैसन और ये जो सेटअप की जो है, मुझे लगता यही है, अगर इन्होंने कुछ सीखा है, क्योंकि एशिया कप के पहले मैच में भी इन्होंने हारिस रऊफ को बैठा के सिर्फ 2 पेसर्स के साथ गए थे, और वहाँ से सीखा था उन्होंने, फिर करेक्शन की थी कि नहीं, अगले मैचेस में शाहीन और हारिस दोनों खेले हैं। ठीक है, फाइनल में भी जो मैच करीब आया था, क्यों आया था? 3 पेसर्स की वजह से आया था। तो मेरा एनालिसिस है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस्मान की जगह पे नसीम खेलेंगे। ठीक है, लेट्स सी कि उस्मान तारिक को आज मैनेजमेंट खिलाती है नहीं खिलाती, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कल आगा सलमान की हुई थी, उन्होंने ट्रम्प कार्ड अपना करार दिया था। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर सूर्य कुमार यादव, सलमान अली आगा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी सुनेंगे और कुछ और टॉपिक्स पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कल शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने की भी कोशिश की, इशारे दिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी। सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं और फिर वापस आते हैं। अब कोई भी गेम खेलते हो तो प्रेशर तो रहता ही है, एंड व्हेन यू प्ले अ इंडिया पाक गेम इट्स मोर अबाउट द ओकेजन। अब कितना भी बोल लो आप कि इट्स जस्ट अनदर गेम, जाके हमको क्रिकेट खेलना है, बैक ऑफ द माइंड ह्यूमन टेंडेंसी है, को पता है कि आप कौन सा गेम खेलने जा रहे हो, एंड वी डोंट प्ले देम ऑफन एज वेल, तो हम लोग रेगुलर खेलते भी नहीं हैं उनको।
देखिए कैसा है कि अभी एग्जाम में भी कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है आउट ऑफ सिलेबस, तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ तो नहीं सकते। उसको टैकल करने के लिए आपको कुछ तो ट्राई करना पड़ता है, अपना अपना तरीका अपनाना पड़ता है कि भाई सरेंडर ही कर दे। प्रैक्टिस तो हम करते हैं सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर से, सिमिलर एक्शन से। आई फील या आई मीन दे हैव बीन डूइंग वेल ऑब्वियसली विद देयर बॉलिंग लाइनअप एंड विद देयर कॉम्बिनेशंस, बट या वी डू हैव डेफिनेटली सम प्लान्स। 24 घंटा रुक जाओ ना उसके लिए, इतना अभी उस पे पर दिए क्यों डालना है। अब हम गेम क्रिकेट खेलने आए, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, वो सब कॉल लेंगे बाद में, पहले गेम खेलेंगे उसके बाद टॉस पे देखेंगे ना। अभी आप रुक जाओ ना 24 घंटा। कह रहे 24 घंटे रुक जाए ना, टॉस होने दें, उसके बाद पता लग जाएगा। हैंडशेक की बड़ी बात हो रही है भाई कि एशिया कप में नहीं हुआ, अब होगा नहीं होगा, आपको क्या लगता है? एनालिसिस है मेरा, हाँ, रिपोर्ट नहीं है। देखें, एक टोन में वाज़ेह फ़र्क है। जो ये वही सूर्य कुमार यादव हैं जो एशिया कप में उन्होंने कहा था राइवलरी, ये तो कोई राइवलरी नहीं है। आज वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अच्छा इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इसमें प्रेशर तो होता है, मतलब वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं इस मैच को। ये चेंज आया पहली चीज़। ऐसे तो नहीं हो गया ये। और हैंडशेक के ऊपर भी कोई उन्होंने आउटराइटली ये नहीं कहा कि नहीं, जो हमारा स्टैंड से जो कुछ भी हो, रुक जाओ देख लेते हैं। मेरा जो एनालिसिस है या मेरी जो रीडिंग ऑफ द सिचुएशन है वो ये कि इतना जब सब कुछ हुआ है उसके बाद आज एक और इस मैच के बैकड्रॉप में एक और चीज़ भी हो रही है। क्या? एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम मेंबर्स के बोर्ड्स वहाँ मौजूद हैं। यस। और मुझे लगता है ऐसा है कि जो चीज़ें पब्लिक में आई एज ए सेटलमेंट, उसमें से कुछ चीज़ें नॉन डॉक्यूमेंटेड भी एग्री हुई हैं। और मेरी फीलिंग ये है कि आज एशिया कप की ट्रॉफी शायद इंडिया को हैंडओवर कर दी जाएगी। अच्छा, उसके बाद मामला सेटल डाउन मतलब वो एक होगा ना दोनों तरफ से कि वो जो आप कह रहे हैं कि छोटी मोटी कोई तकरीब होगी बैक एंड पर, बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ होगी कि फिर उसमें इस चीज़ के ऊपर आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें इंडिया से बहुत आवाज़ें उठ रही हैं, इंटरनेशनल उससे उठ रही हैं कि यार ये आपने क्रिकेट के साथ किया क्या है, कि आप हाथ नहीं मिला रहे, ये नहीं कर रहे। तो और यही पाकिस्तान का भी जो ऑब्जेक्टिव या वो है कि भाई जो ग्राउंड के बाहर के मामला हैं उधर रखे जाएं। अच्छा, ये दोनों तरफ से सेफ हो जाएगा। फिर वो बोलेंगे हमने तो इसलिए हाथ मिलाया, ट्रॉफी दे दी इन्होंने, बात खत्म हो गई ना। मतलब किसी ने पैचअप करवा दिया एसीसी के। और अप्रैल 2027 में नकवी साहब की टर्म खत्म हो रही है एसीसी की। उसके बाद लेकिन रिपोर्ट्स ये आई थी कि आईसीसी ने इनवाइट किया इन सबको, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को। वजह बनेगी ना, कोई तो वजह बनेगी ना इमरान। अब देखें जब इतनी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट, इमेजिन द सीन, मोहसिन नकवी और जयशाह बराबर में बैठ, नहीं जयशाह तो शायद मेरा नहीं ख्याल में बैठेंगे, तो आईसीसी से है ना, वो नहीं होंगे। राजीव शुक्ला होंगे या फिर आपके दूसरे इनके जो सेक्रेटरी हैं वो भी बड़े अच्छी पर्सनैलिटी हैं। मैंने उनका नाम इस वक्त भूल रहा हूँ। दूसरे देवजीत साइकिया भी, और दूसरे जो एक और भी, हाँ ठीक है, उनके सदर है, हाँ सदर है, ठीक है। तो मतलब वो पाकिस्तान भी आए थे, चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो पाकिस्तान भी आए थे। यस। तो देखिए वो जो पॉलिटिकल वो जो है वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये एयर क्लियर होनी चाहिए। और इसमें फिर अगर आप इसको लिंक करें कि जो ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, तो भाई जब बैठे होंगे तो वो होगा ना भाई ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा भाई ये लोग तो ये करते हैं, ये हाथ में मिलाने को तैयार नहीं है। तो जिन लोगों ने पैचअप करवाया है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जो प्रेशर है कि आपके पास ब्रॉडकास्टर का प्रेशर है, तो उन्होंने किसी एक वर्किंग ग्राउंड के ऊपर तो लाए होंगे ना कि अच्छा यार इसको ज़रा क्लियर करो। क्योंकि अगर ये चीज़ सॉर्ट आउट नहीं होती तो इसका इम्पैक्ट आईसीसी के ऊपर, आईसीसी की अब अगले जो राइट्स आने जा रहे हैं उस साइकिल के, उन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि 2026 की जो जुलाई की एजीएम होगी उसके अंदर अगले राइट्स की सारी डिस्कशन, 27 तक इनका कॉन्ट्रैक्ट है। जी हाँ, तो वो जो प्रोसेस शुरू होना है वो इसी साल शुरू होना है, वो एजीएम से सब कुछ जाना है। तो वो उसके लिए स्पेस कहाँ से निकालेंगे? उसके लिए कहीं पे गुडविल की या कहीं पे आपको करनी पड़ेगी। और आईसीसी और एसीसी को भी, आईसीसी को अपनी थोड़ी दिखानी पड़ेगी कि भाई हम जो स्पोर्टिंग बॉडी हैं। तो मेरी एनालिसिस है और अभी तक जो फीलिंग है और कुछ जो ये दिखाना नहीं, उनको दिखाने पे मजबूर किया गया है अब पाकिस्तान की। या जो भी वजह हमारा मसला ये था कि हम ये कह रहे थे कि ये जो नॉन स्पोर्टिंग बिहेवियर्स हैं ये खत्म होने चाहिए। अब अगर वो राजी हो गए तो हमें भी उसके ऊपर फिर अड़ना नहीं चाहिए ना। अगर लेकिन इनिशिएट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को। यार कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं ये क्या बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप जिसने शुरू किया था खत्म वही करे भाई। हमने ना शुरू किया, बिल्कुल सही, ना हम खत्म करेंगे। बिल्कुल सही है। आप अगर सूर्य कुमार यादव हाथ आगे देते, हाथ आगे कर दे, लेकिन सलमान अली आगा को नहीं करना चाहिए। नहीं, ये बात मेरे ख्याल में उससे पहले हो जाएगी कि जब आप ट्रॉफी रिसीव कर लेंगे और आप मोहसिन नकवी से वहाँ पे रिसीव कर लेंगे तो उसके बाद ये मामला पीछे रह जाएगा। क्योंकि वहाँ पे
आप रिसीव करते हैं और मोहसिन नकवी से अगर हाथ मिला लिया जाता है फिर तो ये बात खत्म हो जाएगी। मोहसिन नकवी से एशिया कप में भी मिला लिया था उन्होंने सूर्य कुमार यादव ने, और वो किया था ना, लेकिन वहाँ पे जो स्टैंड ऑफ हुआ है, तो अब जब ये स्टैंड ऑफ अगर क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद ये मैच भी बहुत अच्छी सिचुएशन में होगा, क्योंकि देखें अगेन जो चीज़ इन लोगों को दोबारा इस मैच में वापस लेके आई है इंडिया पाकिस्तान को, वो ब्रॉडकास्टर्स हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स इस मैच के ऊपर अब मजीद जो अनसर्टेनिटी है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, आईसीसी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका इम्पैक्ट अगले साइकिल पे आएगा। ठीक है, तो इस मसले को एज सून एज पॉसिबल हल होना है। और इस अगले साइकिल पे एक मसला और भी आ सकता है कि पाकिस्तान टीम अगर ये मैच भी हारती है और इंडियन टीम जीतती है, फिर एक ज़ाहिर है वो जो हार जीत मसला नहीं, हार जीत क्यों नहीं मसला, बिल्कुल मसला जब एक चीज़ होती रहेगी तवातुर से होती रहेगी, नहीं तो फिर होता, उसकी नहीं वो होता, नहीं, इंटेंसिटी नहीं रहती ना। ऐसी बात नहीं है। अब आप ऐसे तो इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद के 2021 में पाकिस्तान टीम जीती थी, 22 में हारी है, 24 में हारी T20 वर्ल्ड कप में, और अभी जो स्कोर है वो 7-1 है आई थिंक। तो ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद, और पाकिस्तान टीम पर काफ़ी डिटेल में हमने बात की। भारतीय की प्लेइंग 11 आज क्या होगी, क्योंकि पिछले मैच में आई थिंक कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह नहीं खेले थे, तो ज़ाहिर है उनका तो रिटर्न होगा ही। उसके अलावा आपको लग रहा है कि कोई तब्दीली होगी? बुमराह खेले थे, बुमराह होंगे, और साथ में उनके साथ यूएसए के अगेंस्ट खेले। अच्छा, तो सिराज की जगह खेले थे, उससे पहले सिराज खेले थे, तो अर्शदीप थे, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो दो उसके साथ जाएंगे, दो पेसर्स के साथ जाएंगे। पांड्या जो है वो नई बॉल भी करते हैं, मतलब वो पूरे बॉलर हैं, ढाई दो बॉलर, दो पेसर के साथ। और पांड्या को पूरा पेसर कंसीडर कर रहे हैं, फहीम को क्यों नहीं कर रहे थे? फ़र्क है, क्या फ़र्क है? आप पांड्या की बॉलिंग में और उसमें देख लें, मतलब पांड्या ने एशिया कप के फाइनल में क्या बॉलिंग की थी ना, रेगुलर नहीं करता, मतलब पार्टनर में पिछले मैच में नहीं किया ना, पांड्या ने पिछले मैच में भी जो है वो नई बॉल की है उसने, वो तो रेगुलर बॉल है, वो प्रॉपर आपका पाकिस्तान के अगेंस्ट विकेट ले जाता है वो वो चीज़ है। तो वो है, प्लस उनके पास फिर बैकअप में जो ढाई उनके जो बॉलर बने वो शिवम दुबे बनेगा। अगर आप एशिया कप पे जा रहे हैं तो शिवम दुबे भी करते हैं, उसने भी 2 ओवर अच्छे निकाल दिए थे। तो शिवम दुबे उसके बाद से ज़्यादा बॉलिंग करने लगे हैं, पिछले मैचेस में भी उन्होंने किया है। तो अर्शदीप शायद ना खेलें, और अर्शदीप की जगह पे कुलदीप यादव आ जाए। सिराज और अर्शदीप शायद नहीं खेलेंगे, और सिराज तो नहीं खेले ना, बुमराह आ गए थे, बुमराह पांड्या, शिवम दुबे, ये उनके पेसर्स हो गए। फिर उसके बाद आपके कुलदीप यादव, चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, ये आपके 3 स्पिनर्स हो गए। बाकी तो पार्ट टाइमर्स आपके पास हैं ही, तगड़ी बॉलिंग है। और अभिषेक शर्मा मोस्ट प्रॉब्ली वापस आ जाएंगे संजू सैमसन की जगह पे। वो तो कल उसने कहा है ना सूर्या कुमार ने, अगर सलमान अली आगा चाहते हैं तो हम खिला देंगे। हाँ, मतलब वो तो खैर, और कल फोकस भी उन्हीं पे था, सारा पॉज लेके उन्हीं को बॉल करा रहे थे। वो ऐसा लग रहा था मुझे कि उस्मान तारिक पहला ओवर कराएंगे कल और अभिषेक खेलेगा। अभिषेक उस्मान तारिक का तो सामना ही नहीं होना है, वो क्या तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं। अच्छा, वो एक खबर मैंने देखी थी एक टीवी चैनल पे कि पाकिस्तान टीम का प्लान है कि उस्मान तारिक को पहला ओवर करा दिया जाए अभिषेक के सामने। ख्वाहिश है ना, जराए से चल रहा था नहीं, बहुत बैकफायर कर जाएगा ये अगर पहला ओवर उसने मतलब फिर ओपन हम शाइन एंटी लगा दिया अगर। हाँ, शाइन और नसीम से हम बैटिंग ओपन करवा दें। अभी तक हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में उस्मान तारिक को नई बॉल से, साइम को जरूर देखा, लेकिन उस्मान तारिक के अगर कर सकता है, अबरार करता है, नवाज करता है, तो उस्मान तारिक को लाए ही मिडिल ओवर्स के लिए। उनकी इसकी यूटिलिटी जो है मिडिल ओवर्स में है, जब पेसर्स, जब बैटर्स रन निकालने 8-10 ओवर के बाद आता है वो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुलदीप एक बड़ा ना, हम दूसरे प्लेयर्स पे नज़र रखते हैं कि ये कुछ अभिषेक कर जाएगा, गिल कर जाएगा, सूर्य कुमार यादव कर जाएगा। जो डैमेज डन कुलदीप करता है हर मैच में पाकिस्तान के, आप गुज़िश्ता 6-7 मैच उठा के देख लें, कुलदीप ने एशिया कप के फाइनल हो या एशिया कप के मैचेस हो या T20, वो बहुत ही अच्छे तरीके से 4 ओवर कराता है पाकिस्तान के खिलाफ। यही प्रेमदासा का स्टेडियम ग्राउंड था यहीं पे, फिर दुबई का बड़ा स्टेडियम, जहाँ पे भी थोड़ी सी आप जिसे कहते हैं कि थोड़ी बड़ा ग्राउंड हो और जहाँ पे स्पिन का थोड़ा चांस हो, वहाँ पे कुलदीप तंग करते हैं पाकिस्तान को। और सबसे हमने देखा एक हमारे पास स्पिनर आया, उनकी प्रिपरेशन ओवर प्रिपरेशन थी, जिस तरीके से वो उस्मान तारिक को ले रहे हैं, हम क्यों नहीं ले रहे कुलदीप को? बार बार प्रूवन है, परफॉर्म कर रहा है हमारे अगेंस्ट। हमने भी लिया है ना, हमने सुफियान मुकीम को खिला के उसके बाद बाहर निकाल के फेंक दिया कि कहीं हमारे जो कुलदीप को खेलना ना सीख जाए। तो अपनी अपनी वो है। तो बहरहाल ये कुलदीप का है, हालांकि नंबर 1 रैंकिंग में चक्रवर्ती है, लेकिन वो इतना कोई अभी तक इतना बड़ी कोई परफॉर्मेंस नहीं है जितनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस कुलदीप ने पाकिस्तान के अगेंस्ट। वरना चक्रवर्ती की वो है, लेकिन जो इम्पैक्ट आपको जो होता है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि
आज आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तैयारी के साथ आएगा, कुलदीप यादव को अच्छे तरीके से खेलेगा? क्योंकि बीच में आके पाकिस्तान को बहुत बार ऐसा हुआ है कि इंडिया के अगेंस्ट अच्छा स्टार्ट मिल गया, लेकिन बीच में आके हम स्ट्रगल करते हैं चक्रवर्ती के अगेंस्ट, कुलदीप के अगेंस्ट। हालांकि हमारी टीम में इतने स्पिनर्स हैं कि हमें तो बहुत अच्छे तरीके से उनको खेलना चाहिए। ऐसे ही अभी देखें पाकिस्तान की टीम जो है ना वो एक आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा खेल सकता है कुलदीप को, जो उनको प्रेशर में ला सकता है, हम प्रेशर में आने के बजाय? उस्मान अगर खेलते हैं, उस्मान बहुत अच्छा खेल सकते हैं उनको। उस्मान खान हाँ। उस्मान अच्छा खेल सकते हैं। आगा तो खैर ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, शायद उस वक्त तक वो रहते हैं या नहीं रहते, लेकिन अगर उस वक्त तक रहेंगे तो आगा इतने रन कर चुके होंगे, फिर उसके बाद कुलदीप को आसान नहीं होगा। ठीक है। बाबर, जाहिर सी बात है, बाबर तो स्ट्रगल करते हैं। 3-4 बार आउट हो चुके हैं। वो 3-4 बार आउट हो जाते हैं। अब मतलब एक रेस्ट स्पिनर उनसे पिक नहीं होती, मतलब चाहे वो राइट आर्म लेग स्पिनर हो या लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनसे फॉर सम रीज़न बाबर इतने एक्सपीरियंस के बाद भी उनसे जो वैराइटीज़ वो पिक नहीं होती। क्यों? शादाब की भी मतलब आप एक गलती जब आइडेंटिफाई हो जाती है, उस पर काम करने के बाद तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नज़र आनी चाहिए ना। गलती पे आप इंप्रूवमेंट उस इंप्रूवमेंट उस वक्त आती है जब आपको गलती की कोई सज़ा मिले। बाबर को क्या सज़ा मिली है उस गलती की? ड्रॉप तो हुआ T20, कोई भी नहीं हुआ। T20 से ड्रॉप होकर वापस आ गए ना। हाँ। वो भी आपको याद है कि माइक हैसन ने कहा था कि हमने इनको एक प्लान दिया हुआ है और इस पर हम काम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद एशिया कप में आपका फेलियर हुआ। आप हसन नवाज और हारिस की जगह पे आप उस्मान, और बल्कि वो और चौड़े होकर आ गए, मेरी कमी महसूस की। उन्होंने कोई क्रिकेट ही नहीं खेली उसमें, तो वो छुट्टियों पे थे। छुट्टियों में ही वो सही हो गए हैसन की नज़र में, और उसके बाद वो इम्प्रूव करके वापस आ गए। बाकी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में रन कर दिए, ट्राई सीरीज़ में उन्होंने रन कर दिए, तो ठीक है, अब स्क्वाड का पार्ट है। लेकिन जो ऑब्वियस उनकी मिस्टेक्स हैं वो हैं नवाज़ भी शायद अच्छा हैंडल कर सकते हैं, फ़हीम अशरफ शायद इतना अच्छा हैंडल ना कर पाए। प्रेडिक्शन पाकिस्तान 60-40, 70-30? 70-30 पाकिस्तान। 70-30 पाकिस्तान। और प्लेयर ऑफ द मैच? मुश्किल है थोड़ा सा। चले बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन बता दें। सलमान आगा बेस्ट बैटर है आपके। बॉलर अबरार जल्दी। हाँ, अब अबरार हो सकते हैं, अबरार या नसीम खेले तो नसीम। लेट्स सी। कामरान भाई तो कह रहे हैं भाई 70-30। मुझे ऐसा लगता है कि 50-50 है। इंडियन टीम भी कोई इतनी हल्की टीम नहीं है, बहुत अच्छी बॉलिंग लाइन है, बहुत अच्छी बैटिंग लाइन है उनकी, तो वो भी सरप्राइज़ कर सकते हैं, हम भी सरप्राइज़ कर सकते हैं। तो अब सिर्फ तकरीबन 2.5 घंटे बाकी है मैच में, और देखते हैं कि पाकिस्तान टीम इस मरतबा जमूद तोड़ने में कामयाब होती है, 4-5 साल बाद T20 वर्ल्ड कप में भारत के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल करने में कामयाब होती है या नहीं। कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।